25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भाषण। महोदय, संविधान सभा के काम पर नजर डालें तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुए 2 साल, 11 महीने और 17 दिन हो गए हैं। इस अवधि के दौरान संविधान सभा ने कुल मिलाकर 11 सत्र आयोजित किए हैं। इन 11 सत्रों में से पहले 6 सत्र उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने और मौलिक अधिकारों, संघ संविधान, संघ शक्तियों, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने में व्यतीत हुए। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें सत्र संविधान के मसौदे पर विचार करने के लिए समर्पित थे। संविधान सभा के इन 11 सत्रों में 165 दिन लग गए। इनमें से विधानसभा ने संविधान के मसौदे पर विचार करने में 114 दिन बिताए। मसौदा समिति की बात करें तो इसे 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा चुना गया था। इसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई थी। 30 अगस्त से यह 141 दिनों तक चली, जिसके दौरान ये संविधान के मसौदे की तैयारी में लगी रही। मसौदा समिति के काम करने के लिए एक पाठ के रूप में संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए प्रारूप संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थीं। मसौदा समिति द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए पहले प्रारूप संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। विचार चरण के अंत में मसौदा संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हो गई। अपने अंतिम रूप में मसौदा संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान के मसौदे में पेश किए गए संशोधनों की कुल संख्या लगभग 7635 थी। उनमें से सदन में वास्तव में पेश किए गए संशोधनों की कुल संख्या 2473 थी। मैं इन तथ्यों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक समय ये कहा जा रहा था कि विधानसभा ने अपना काम पूरा करने में बहुत लंबा समय लिया। यह इत्मीनान से चल रहा था और जनता का पैसा बर्बाद कर रहा था। ऐसा कहा जाता था कि जब रोम जल रहा था तो यह नीरो के वादन का मामला था। क्या इस शिकायत का कोई औचित्य है? आइए हम अन्य देशों में संविधान निर्माण के लिए नियुक्त संविधान सभाओं द्वारा लिए गए समय पर ध्यान दें। कुछ उदाहरणों के लिए अमेरिकी कन्वेंशन की बैठक 25 मई 1787 को हुई और 17 सितंबर 1787 को यानी 4 महीने के भीतर अपना काम पूरा कर लिया। कनाडा के संवैधानिक सम्मेलन की बैठक 10 अक्टूबर 1864 को हुई और संविधान को 2 साल और 5 महीने की अवधि में मार्च 1867 में कानून में पारित किया गया। ऑस्ट्रेलियाई संवैधानिक सम्मेलन मार्च 1891 में इकट्ठा हुआ और 9 साल की अवधि में संविधान 9 जुलाई 1900 को कानून बन गया। अक्टूबर 1908 में दक्षिण अफ्रीकी कन्वेंशन की बैठक हुई और 1 वर्ष के श्रम के साथ 20 सितंबर 1909 को संविधान कानून बन गया। ये सच है कि हमने अमेरिकी या दक्षिण अफ्रीकी सम्मेलनों की तुलना में अधिक समय लिया है, लेकिन हमने कनाडाई कन्वेंशन से ज़्यादा और ऑस्ट्रेलियाई कन्वेंशन से बहुत कम समय नहीं लिया है। उपभोग किए गए समय के आधार पर तुलना करते समय 2 बातें अवश्य याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमसे बहुत छोटे हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जबकि अमेरिकी में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जिनमें से पहले 4 को खंडों में विभाजित किया गया है, जिनकी कुल संख्या 21 है। कनाडाई में 147, ऑस्ट्रेलियाई में 128 और दक्षिण अफ्रीकी में 153 खंड हैं। याद रखने योग्य दूसरी बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माताओं को संशोधन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी ओर इस संविधान सभा को लगभग 2473 संशोधनों से निपटना पड़ा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे विलंब का आरोप बिल्कुल निराधार लगता है और यह सभा इतने कम समय में इतना कठिन कार्य पूरा करने के लिए खुद को बधाई दे सकती है। मसौदा समिति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता की ओर मुड़ते हुए श्री नजीरुद्दीन अहमद ने इसकी निंदा करना अपना कर्तव्य समझा।
उनकी राय में मसौदा समिति द्वारा किया गया कार्य न केवल प्रशंसा के योग्य है, बल्कि निश्चित रूप से निम्न स्तर का है। प्रारूप समिति द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है और श्री नजीरुद्दीन का अपनी राय रखने का स्वागत है। श्री नजीरुद्दीन अहमद सोचते हैं कि वह मसौदा समिति के किसी भी सदस्य से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यदि सभा ने उन्हें इसमें नियुक्त किए जाने के योग्य समझा होता तो मसौदा समिति ने उनका अपने बीच स्वागत किया होता। यदि संविधान के निर्माण में उनका कोई स्थान नहीं था तो यह निश्चित रूप से प्रारूप समिति की गलती नहीं है। श्री नजीरुद्दीन अहमद ने स्पष्ट रूप से इसके प्रति अपनी अवमानना दिखाने के लिए प्रारूप समिति के लिए एक नया नाम गढ़ा है। वह इसे बहती समिति कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि श्री नजीरुद्दीन अपनी हित से प्रसन्न होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर वह ये नहीं जानता कि महारत के बिना बहाव और महारत के साथ बहाव में अंतर है। यदि मसौदा समिति भटक रही थी तो वह स्थिति पर नियंत्रण के बिना कभी नहीं थी। ये केवल मछली पकड़ने के अवसर की तलाश करना नहीं था, वह उस मछली को खोजने के लिए ज्ञात जल में खोज कर रहा था जिसकी उसे तलाश थी। किसी बेहतर चीज की तलाश में रहना भटकने के समान नहीं है। हालांकि श्री नजीरुद्दीन अहमद का आशय प्रारूप समिति की प्रशंसा से नहीं था, मैं इसे प्रारूप समिति की सराहना के रूप में लेता हूं। मसौदा समिति कर्तव्य की घोर उपेक्षा और गरिमा की झूठी भावना की दोषी होती अगर उसने उन संशोधनों को वापस लेने की ईमानदारी और साहस नहीं दिखाया होता जिन्हें वह दोषपूर्ण मानती थी और जो उसे बेहतर लगता था उसे प्रतिस्थापित कर देती। यदि यह एक गलती है तो मुझे खुशी है कि मसौदा समिति ने ऐसी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए आगे आने में कोई संकोच नहीं किया। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि एक अकेले सदस्य को छोड़कर संविधान सभा के सभी सदस्यों में प्रारूप समिति द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करने की आम सहमति है। मुझे यकीन है कि मसौदा समिति अपने परिश्रम की इस सहज मान्यता को इतने उदार शब्दों में व्यक्त करके प्रसन्न महसूस करती है। जहां तक विधानसभा के सदस्यों तथा मसौदा समिति के मेरे सहयोगियों द्वारा मुझे दी गई सराहनाओं का प्रश्न है, मैं इतना अभिभूत महसूस करता हूं कि उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। मैं संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के अलावा और कोई आकांक्षा लेकर नहीं आया था। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुझे अधिक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करने के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए जब असेंबली ने मुझे मसौदा समिति के लिए चुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जब मसौदा समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मसौदा समिति में मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे मुझसे बड़े, बेहतर और अधिक सक्षम लोग थे। मैं संविधान सभा और प्रारूप समिति का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया और मुझे अपने साधन के रूप में चुना और देश की सेवा करने का अवसर दिया। जो श्रेय मुझे दिया जाता है वह वास्तव में मेरा नहीं है, यह आंशिक रूप से सर बी.एन. का है। राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का एक मोटा मसौदा तैयार किया था। श्रेय का एक हिस्सा मसौदा समिति के सदस्यों को दिया जाना चाहिए, जो, जैसा कि मैंने कहा, 141 दिनों तक बैठे रहे और जिनकी नए फॉर्मूले तैयार करने की सरलता और विभिन्न दृष्टिकोणों को सहन करने और समायोजित करने की क्षमता के बिना तैयार करने का कार्य किया गया। संविधान इतने सफल निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। इससे कहीं अधिक श्रेय का हिस्सा श्री एस.एन. को जाना चाहिए। मुखर्जी संविधान के मुख्य प्रारूपकार। सबसे जटिल प्रस्तावों को सबसे सरल और स्पष्ट कानूनी रूप में रखने की उनकी क्षमता की तुलना शायद ही की जा सकती है, न ही उनकी कड़ी मेहनत की क्षमता की। वह विधानसभा के लिए अधिग्रहण किया गया है। उनकी मदद के बिना इस सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में कई और साल लग जाते। मुझे श्री मुखर्जी के अधीन काम करने वाले स्टाफ के सदस्यों का उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितनी देर तक मेहनत की है, यहां तक कि कभी कभी आधी रात के बाद भी। मैं उन सभी को उनके प्रयास और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।
प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन होता यदि यह संविधान सभा केवल एक भीड़ भाड़ वाली भीड़ होती, बिना सीमेंट का टेस्लेटेड फुटपाथ होता, एक काला पत्थर यहाँ होता और एक सफेद पत्थर होता, जिसके प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक समूह के लिए एक कानून होता। अपने आप अराजकता के अलावा कुछ नहीं होता। विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व से अराजकता की यह संभावना शून्य हो गई, जिससे इसकी कार्यवाही में व्यवस्था और अनुशासन की भावना आई। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के कारण ही है कि मसौदा समिति प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन के भाग्य के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ विधानसभा में संविधान का संचालन करने में सक्षम थी। इसलिए विधानसभा में संविधान के मसौदे को सुचारू रूप से पेश करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे श्रेय की हकदार है। यदि सभी सदस्य दलीय अनुशासन के अधीन हो जाते तो इस संविधान सभा की कार्यवाही बहुत नीरस होती। पार्टी अनुशासन ने अपनी सारी कठोरता में इस सभा को हाँ में हाँ मिलाने वालों की सभा में बदल दिया होता। सौभाग्य से वहां विद्रोही थे। वे थे श्री कामत, डॉक्टर P.S. देशमुख, श्री सिद्धवा, प्रो K.T. शाह और पंडित हृदय नाथ कुंजरू। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वे अधिकतर वैचारिक थे। ये कि मैं उनके सुझावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इससे न तो उनके सुझावों का महत्व कम होता है और न ही विधानसभा की कार्यवाही को जीवंत बनाने में उन्होंने जो सेवा प्रदान की है वह कम हो जाती है। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, लेकिन उनके लिए मुझे संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों को उजागर करने का वह अवसर नहीं मिला होता जो संविधान को पारित करने के मात्र यांत्रिक कार्य से अधिक महत्वपूर्ण था। अंत में अध्यक्ष महोदय, आपने जिस तरह से इस विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने विधानसभा के सदस्यों के प्रति जो शिष्टाचार और सम्मान दिखाया है उसे इस विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले लोग कभी नहीं भूल सकते। ऐसे अवसर आए जब मसौदा समिति के संशोधनों को उनकी प्रकृति में विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर रोकने की मांग की गई। मेरे लिए वे बहुत चिंताजनक क्षण थे। इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं कि आपने कानूनवाद को संविधान निर्माण के कार्य को विफल करने की अनुमति नहीं दी। मेरे मित्रों सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और श्री टी कृष्णामाचारी ने संविधान की जितनी रक्षा की पेशकश की जा सकती थी की है। इसलिए मैं संविधान की खूबियों में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका खराब होना निश्चित है, क्योंकि जिन लोगों को इसे लागू करने के लिए बुलाया जाता है वे बहुत बुरे होते हैं। कोई संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, वह तब अच्छा साबित हो सकता है जब उसे लागू करने के लिए जिन लोगों को बुलाया जाए वे अच्छे लोग हों। किसी संविधान का कार्य करना पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों की ही व्यवस्था कर सकता है। राज्य के उन अंगों का कामकाज जिन कारकों पर निर्भर करता है वे लोग और राजनीतिक दल हैं जिन्हें वे अपनी इच्छाओं और अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए अपने उपकरण के रूप में स्थापित करेंगे। कौन कह सकता है कि भारत के लोग और उनके उद्देश्य कैसे हैं, या वे उन्हें प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी तरीकों को प्राथमिकता देंगे? यदि वे क्रांतिकारी तरीकों को अपनाते हैं तो संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, ये कहने के लिए किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं है कि यह विफल हो जाएगा। इसलिए लोगों और उनकी पार्टियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ के बिना संविधान पर कोई भी निर्णय पारित करना व्यर्थ है। संविधान की निंदा मुख्यतः दो पक्षों, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, से होती है। वे संविधान की निंदा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि यह सचमुच एक खराब संविधान है? मैं नहीं कहने का साहस करता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है। वे संविधान की निंदा करते हैं क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। समाजवादी दो चीजें चाहते हैं। पहली बात जो वे चाहते हैं वह ये है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो संविधान उन्हें मुआवजे के भुगतान के बिना सभी निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण करने की स्वतंत्रता दे।
दूसरी बात जो समाजवादी चाहते हैं वह ये है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार पूर्ण और बिना किसी सीमा के होने चाहिए, ताकि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आने में विफल हो तो उन्हें न केवल आलोचना करने की बल्कि सत्ता पलटने की भी निर्बाध स्वतंत्रता हो। ये मुख्य आधार हैं जिन पर संविधान की निंदा की जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत ही राजनीतिक लोकतंत्र का एकमात्र आदर्श रूप है। मैं यह नहीं कहता कि मुआवजे के बिना निजी संपत्ति का अधिग्रहण न करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि इससे अलग होना संभव नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि मौलिक अधिकार कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते और उन पर लगाई गई सीमाएं कभी हटाई नहीं जा सकती। मैं जो कहता हूं वह ये है कि संविधान में सन्निहित सिद्धांत वर्तमान पीढ़ी के विचार हैं, या यदि आप इसे अतिशयोक्ति मानते हैं तो मैं कहता हूं कि वे संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं। इन्हें संविधान में शामिल करने के लिए मसौदा समिति को दोष क्यों दिया जाए? मैं कहता हूं कि संविधान सभा के सदस्यों को भी दोष क्यों दें? महान अमेरिकी राजनेता जेफरसन, जिन्होंने अमेरिकी संविधान के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं जिन्हें संविधान निर्माता कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक जगह उन्होंने कहा है, हम प्रत्येक पीढ़ी को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान सकते हैं जिसके पास बहुमत की इच्छा से खुद को बांधने का अधिकार है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बांधने का अधिकार दूसरे देश के निवासियों से ज्यादा किसी को नहीं है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है, यह विचार कि राष्ट्र के उपयोग के लिए स्थापित संस्थानों को छुआ या संशोधित नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें अपने अंत का जवाब देने के लिए भी नहीं, क्योंकि जनता के लिए ट्रस्ट में उन्हें प्रबंधित करने के लिए नियोजित लोगों के अधिकारों को अनावश्यक रूप से माना जाता है, शायद एक हितकर प्रावधान हो सकता है एक राजा के दुर्व्यवहार के खिलाफ, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ ये सबसे बेतुका है। फिर भी हमारे वकील और पुजारी आम तौर पर इस सिद्धांत को विकसित करते हैं और मानते हैं कि पिछली पीढ़ियों ने पृथ्वी को हमारी तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से धारण किया है, हमें अपने ऊपर अपरिवर्तनीय कानून थोपने का अधिकार था और हम भी उसी तरह कानून बना सकते हैं और भावी पीढ़ियों पर बोझ डाल सकते हैं जिसे बदलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है कि पृथ्वी मरे हुओं की है, जीवितों की नहीं। मैं मानता हूं कि जेफरसन ने जो कहा है वह सिर्फ सच नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। यदि संविधान सभा जेफरसन द्वारा निर्धारित इस सिद्धांत से हट गई होती तो यह निश्चित रूप से दोषारोपण के लिए उत्तरदायी होती, यहाँ तक कि निंदा के लिए भी उत्तरदायी होती। लेकिन मैं पूछता हूँ, है ना? बिल्कुल ही विपरीत। किसी को केवल संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान की जांच करनी है। असेंबली ने न केवल कनाडा की तरह इस संविधान पर अंतिमता और अचूकता की मुहर लगाने या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन संविधान में संशोधन करने से परहेज किया है, बल्कि एक सबसे आसान प्रक्रिया भी प्रदान की है। संविधान में संशोधन के लिए मैं संविधान के किसी भी आलोचक को ये साबित करने की चुनौती देता हूं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी संविधान सभा ने उन परिस्थितियों में जिनमें ये देश खुद को पाता है, संविधान में संशोधन के लिए इतनी आसान प्रक्रिया प्रदान की है। यदि संविधान से असंतुष्ट लोगों को केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है और यदि वे वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित संसद में अपने पक्ष में 2/3 बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो संविधान के प्रति उनके असंतोष को साझा नहीं माना जा सकता है आम जनता द्वारा। संवैधानिक महत्व का केवल एक बिंदु है जिसका मैं संदर्भ देना प्रस्तावित करता हूं। एक गंभीर शिकायत इस आधार पर की गई है कि बहुत अधिक केंद्रीकरण हो गया है और राज्यों को नगर पालिकाओं में बदल दिया गया है। ये स्पष्ट है कि ये दृष्टिकोण न केवल अतिशयोक्ति है बल्कि इस गलतफहमी पर भी आधारित है कि संविधान वास्तव में क्या करने का प्रयास करता है। जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का सवाल है, उस बुनियादी सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह आधारित है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी प्राधिकार का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए जाने वाले किसी कानून द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही किया जाता है। संविधान यही करता है।
हमारे संविधान के तहत राज्य अपने विधायी या कार्यकारी अधिकार के लिए किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं है। इस मामले में केंद्र और राज्य बराबर हैं। ये समझना कठिन है कि ऐसे संविधान को केंद्रीयवाद कैसे कहा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि संविधान केंद्र को अपने विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण के संचालन के लिए किसी भी अन्य संघीय संविधान की तुलना में बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ऐसा हो सकता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए न कि राज्यों को। लेकिन ये विशेषताएं संघवाद का सार नहीं बनती हैं। जैसा कि मैंने कहा, संघवाद का मुख्य चिन्ह संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण के विभाजन में निहित है। ये हमारे संविधान में सन्निहित सिद्धांत है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए ये कहना गलत है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से उस विभाजन की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता। न ही न्यायपालिका ऐसा कर सकती है, क्योंकि जैसा कि ठीक कहा गया है, अदालतें संशोधित कर सकती हैं, वे प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। वे पहले की व्याख्याओं को संशोधित कर सकते हैं क्योंकि नए तर्क, नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं। वे सीमांत मामलों में विभाजन रेखा को स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें वे पार नहीं कर सकते हैं। शक्ति के निश्चित असाइनमेंट को वे पुनः आवंटित नहीं कर सकते हैं। वे मौजूदा शक्तियों का व्यापक निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वे एक प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियों को दूसरे को नहीं सौंप सकते। इसलिए संघवाद को पराजित करने वाले केंद्रीकरण का पहला आरोप गिरना चाहिए। दूसरा आरोप यह है कि केंद्र को राज्यों पर हावी होने की शक्ति दी गई है। इस आरोप को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी अधिभावी शक्तियों के लिए संविधान की निंदा करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये कि ये अधिभावी शक्तियां संविधान की सामान्य विशेषता नहीं बनती हैं। उनका उपयोग और संचालन स्पष्ट रूप से केवल आपात स्थिति तक ही सीमित है। दूसरा विचार यह है, क्या आपातकाल उत्पन्न होने पर हम केंद्र को अधिभावी शक्तियां देने से बच सकते हैं? जो लोग आपात स्थिति में भी केंद्र को ऐसी अधिभावी शक्तियों के औचित्य को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें उस समस्या का स्पष्ट अंदाजा नहीं है जो मामले की जड़ में है। राजनीतिक प्रणालियां अधिकारों और कर्तव्यों का एक समूह है जो अंततः इस प्रश्न पर निर्भर करती है कि नागरिक किसके प्रति या किस प्राधिकारी के प्रति निष्ठा रखता है। सामान्य मामलों में प्रश्न मौजूद नहीं है, क्योंकि कानून सुचारू रूप से काम करता है और एक व्यक्ति मामलों के इस सेट में एक प्राधिकारी और उसमें दूसरे प्राधिकारी का पालन करते हुए अपना काम करता है। लेकिन संकट के क्षण में दावों का टकराव उत्पन्न हो सकता है, और तब ये स्पष्ट है कि अंतिम निष्ठा को विभाजित नहीं किया जा सकता है। निष्ठा का मुद्दा कानून की न्यायिक व्याख्या द्वारा अंतिम उपाय में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कानून को तथ्यों के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा कानून के लिए यह और भी बुरा होगा। जब सारी औपचारिकता समाप्त हो जाती है, तो मुख्य प्रश्न यह है कि नागरिक की शेष वफादारी का आदेश कौन सा प्राधिकार देता है? क्या ये केंद्र है या घटक राज्य? इस समस्या का समाधान व्यक्ति के इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है, जो कि समस्या की जड़ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश लोगों की राय में आपातकाल में नागरिक की शेष वफादारी केंद्र के प्रति होनी चाहिए, न कि घटक राज्यों के प्रति, क्योंकि केवल केंद्र ही है जो सामान्य लक्ष्य और समग्र रूप से देश के सामान्य हितों के लिए काम कर सकता है। इसमें सभी केंद्र को आपातकालीन स्थिति में उपयोग करने के लिए कुछ अधिभावी शक्तियां देने का औचित्य निहित है। और आखिर इन आपातकालीन शक्तियों द्वारा घटक राज्यों पर लगाया गया दायित्व क्या है? इससे अधिक कुछ नहीं कि आपातकालीन स्थिति में उन्हें अपने स्थानीय हितों, समग्र रूप से राष्ट्र की राय और हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग समस्या को नहीं समझ पाए हैं, वे ही इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यही मैं समाप्त कर सकता था, लेकिन मेरा मन हमारे देश के भविष्य से इतना भरा हुआ है कि मुझे लगता है कि मुझे इस अवसर पर उस पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखेगी या फिर इसे खो देगी?
ये पहला विचार है जो मेरे मन में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा यह है कि एक बार उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। क्या वह इसे दूसरी बार खो देगा? यही वह विचार है जो मुझे भविष्य के लिए सबसे अधिक चिंतित करता है। जो बात मुझे बहुत परेशान करती है वह ये है कि न केवल भारत ने पहले एक बार अपनी स्वतंत्रता खोई है, बल्कि उसने इसे अपने ही कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात के कारण खोया है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण में राजा दाहर के सैन्य कमांडरों ने मोहम्मद बिन कासिम के एजेंटों से रिश्वत ली और अपने राजा के पक्ष में लड़ने से इनकार कर दिया। ये जयचंद ही था जिसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया और उसे अपनी और सोलंकी राजाओं की मदद का वादा किया। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे तो अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल सम्राटों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। जब अंग्रेज सिख शासकों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठे रहे और उन्होंने सिख साम्राज्य को बचाने में मदद नहीं की। 1857 में जब भारत के एक बड़े हिस्से ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की थी, सिख मूकदर्शक बनकर खड़े होकर इस घटना को देखते रहे। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यही वह विचार है जो मुझे चिंता से भर देता है। ये चिंता इस तथ्य के एहसास से और भी गहरी हो गई है कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा हमारे पास विविध और विरोधी राजनीतिक पंथों वाले कई राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या वे पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर पार्टियां धर्म को देश से ऊपर रखेंगी तो हमारी आज़ादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। इस स्थिति से हम सभी को दृढ़तापूर्वक सावधान रहना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश होगा कि उस दिन से भारत में लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार होगी। मेरे मन में भी यही विचार आता है। उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसे बरकरार रख पाएगी या फिर इसे दोबारा खो देगी? ये दूसरा विचार है जो मेरे मन में आता है और मुझे पहले की तरह ही चिंतित कर देता है। ऐसा नहीं है कि भारत नहीं जानता था कि लोकतंत्र क्या है। एक समय था जब भारत गणराज्यों से भरा हुआ था और जहां राजतंत्र थे भी वे या तो निर्वाचित थे या सीमित थे। वे कभी भी निरपेक्ष नहीं थे। ऐसा नहीं है कि भारत संसदों या संसदीय प्रक्रियाओं को नहीं जानता था। बौद्ध भिक्षु संघों के एक अध्ययन से पता चलता है कि न केवल संसदें थीं, क्योंकि संघ संसदों के अलावा और कुछ नहीं थे, बल्कि संघ आधुनिक समय में ज्ञात संसदीय प्रक्रिया के सभी नियमों को जानते थे और उनका पालन करते थे। उनके पास बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव, संकल्प, कोरम, व्हिप, वोटों की गिनती, मतपत्र द्वारा मतदान, निंदा प्रस्ताव, नियमितीकरण, रेस जुडिकाटा आदि के संबंध में नियम थे। हालांकि संसदीय प्रक्रिया के ये नियम बुद्ध द्वारा बैठकों में लागू किए गए थे। संघों ने उन्हें अपने समय में देश में कार्यरत राजनीतिक सभाओं के नियमों से उधार लिया होगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत हार गया। क्या वह इसे दूसरी बार खो देगा? मुझे नहीं पता, लेकिन भारत जैसे देश में ये काफी संभव है जहां लंबे समय से अप्रयुक्त लोकतंत्र को कुछ बिल्कुल नया माना जाना चाहिए, वहां लोकतंत्र द्वारा तानाशाही का स्थान लेने का खतरा है। इस नवजात लोकतंत्र के लिए यह बहुत संभव है कि वह अपना स्वरूप बरकरार रखे, लेकिन वास्तव में तानाशाही को जगह दे दे। अगर भूस्खलन होता है तो दूसरी संभावना के हकीकत बनने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। यदि हम लोकतंत्र को न केवल स्वरूप में बल्कि वास्तव में भी बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को मजबूती से अपनाना। इसका मतलब है कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों को त्यागना होगा। इसका मतलब है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का रास्ता छोड़ देना चाहिए।
जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का कोई रास्ता नहीं बचा था, तब असंवैधानिक तरीकों का औचित्य बहुत अधिक था। लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके और कुछ नहीं बल्कि अराजकता का व्याकरण है, और इन्हें जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए वह है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लोकतंत्र को बनाए रखने में रुचि रखने वाले सभी लोगों को दी गई सावधानी का पालन करना, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को किसी महान व्यक्ति के चरणों में अर्पित न करना या उस पर भरोसा न करना, वह शक्ति जो उन्हें उनकी संस्थाओं को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ होने में कुछ भी गलत नहीं है जिन्होंने जीवन भर देश की सेवा की है। लेकिन कृतज्ञता की भी सीमाएं हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डैनियल ओ कोनेल ने ठीक ही कहा है, कोई भी पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। ये सावधानी किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत के मामले में कहीं अधिक आवश्यक है। भारत में भक्ति, या जिसे भक्ति या नायक पूजा का मार्ग कहा जा सकता है, उसकी राजनीति में दुनिया के किसी भी अन्य देश की राजनीति में निभाई जाने वाली भूमिका के बराबर नहीं है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए वह है केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट न होना। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीवन का एक तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को त्रिमूर्ति में अलग अलग वस्तुओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। वे इस अर्थ में त्रिमूर्ति का एक संघ बनाते हैं कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को विफल करना है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। न ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता चीजों का स्वाभाविक क्रम नहीं बन सकती। इन्हें लागू करने के लिए एक कांस्टेबल की आवश्यकता होगी। हमें इस तथ्य को स्वीकार करके शुरुआत करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का पूर्ण अभाव है। इनमें से एक है समानता। सामाजिक स्तर पर भारत में हमारे पास श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांत पर आधारित एक समाज है, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अत्यधिक धन है, जबकि कई लोग अत्यंत गरीबी में रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। कब तक हम विरोधाभासों का ये जीवन जीते रहेंगे? हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक नकारते रहे तो हम ऐसा केवल अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर करेंगे। हमें यथाशीघ्र इस विरोधाभास को दूर करना होगा, अन्यथा जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को नष्ट कर देंगे जिसे इस विधानसभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। दूसरी चीज जो हम चाहते हैं वह है भाईचारे के सिद्धांत की मान्यता। बंधुत्व का क्या अर्थ है? बंधुत्व का अर्थ है सभी भारतीयों के बीच समान भाईचारे की भावना। यदि भारतीय एक व्यक्ति है, ये वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता प्रदान करता है।
इसे हासिल करना एक कठिन बात है। ये कितना कठिन है, इसका एहसास जेम्स ब्राइस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अमेरिकन कॉमनवेल्थ पर अपने खंड में संबंधित कहानी से किया जा सकता है। कहानी यह है, मैं इसे ब्रायस के शब्दों में ही दोहराने का प्रस्ताव करता हूं कि कुछ साल पहले अमेरिकी प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च अपने त्रैवार्षिक सम्मेलन में अपनी पूजा पद्धति को संशोधित करने में व्यस्त था। छोटी वाक्य वाली प्रार्थनाओं के बीच संपूर्ण लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करना वांछनीय समझा गया और न्यू इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित देवता ने हे भगवान हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे शब्द प्रस्तावित किए। एक दोपहर तुरंत स्वीकार कर लिया गया। अगले दिन इस वाक्य को पुनर्विचार के लिए लाया गया जब आम लोगों द्वारा राष्ट्र शब्द पर इतनी आपत्तियां उठाई गईं कि यह राष्ट्रीय एकता की बहुत निश्चित पहचान है, इसलिए इसे हटा दिया गया और इसके स्थान पर हे भगवान इन संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे शब्द अपनाए गए। जिस समय ये घटना घटी उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में इतनी कम एकजुटता थी कि अमेरिका के लोग यह नहीं सोचते थे कि वे एक राष्ट्र हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग यह महसूस नहीं कर सकते कि वे एक राष्ट्र हैं, तो भारतीयों के लिए यह सोचना कितना कठिन है कि वे एक राष्ट्र हैं। मुझे वे दिन याद हैं जब राजनीतिक विचारधारा वाले भारतीय भारत के लोगों की अभिव्यक्ति से घृणा करते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्र अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी। मेरा मानना है कि यह मानकर कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक बड़ा भ्रम पाले हुए हैं। हजारों जातियों में बंटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हमें यह एहसास हो जाए कि हम दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अभी भी एक राष्ट्र नहीं हैं, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तभी हमें एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता का एहसास होगा और लक्ष्य को साकार करने के तरीकों और साधनों के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होने वाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक कठिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई जाति समस्या नहीं है। भारत में जातियां हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। प्रथमतः क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाते हैं। वे राष्ट्र विरोधी इसलिए भी हैं क्योंकि वे जाति पाति के बीच ईर्ष्या और वैमनस्य पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा। क्योंकि बंधुत्व तभी एक तथ्य हो सकता है जब कोई राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना समानता और स्वतंत्रता का रंग पोतने से अधिक गहरा नहीं होगा। ये उन कार्यों के बारे में मेरे विचार हैं जो हमारे सामने हैं। हो सकता है कि वे कुछ लोगों के लिए बहुत सुखद न हों, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश में राजनीतिक सत्ता पर लंबे समय से कुछ लोगों का एकाधिकार रहा है और बहुत से लोग केवल बोझ ढोने वाले जानवर हैं, बल्कि शिकार करने वाले जानवर भी हैं। इस एकाधिकार ने न केवल उन्हें बेहतरी के अवसर से वंचित किया है, बल्कि उन्हें जीवन का जो महत्व कहा जा सकता है, उससे भी वंचित कर दिया है। ये दलित वर्ग शासित होने से थक गए हैं। वे स्वयं पर शासन करने के लिए अधीर हैं। दलित वर्गों में आत्म प्राप्ति की इस इच्छा को वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध में विकसित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे सदन में विभाजन हो जाएगा। वह सचमुच आपदा का दिन होगा, क्योंकि जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, अपने ही विरुद्ध विभाजित सदन अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए जितनी जल्दी उनकी आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए जगह बनाई जाएगी, कुछ लोगों के लिए बेहतर होगा, देश के लिए बेहतर होगा, इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बेहतर होगा और इसकी लोकतांत्रिक संरचना की निरंतरता के लिए बेहतर होगा। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और बंधुत्व की स्थापना द्वारा ही किया जा सकता है। इसीलिए मैंने उन पर इतना जोर दिया है। मैं सदन को और अधिक थका देना नहीं चाहता। स्वतंत्रता निस्संदेह खुशी की बात है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी डाली हैं। आज़ादी के बाद हमने किसी भी गलत चीज के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया है। अगर इसके बाद चीजें गलत होती हैं तो हमारे अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। चीजें गलत होने का बहुत खतरा है। समय तेजी से बदल रहा है।
हमारे अपने सहित लोग नई विचारधाराओं से प्रेरित हो रहे हैं। वे जनता द्वारा सरकार से ऊब चुके हैं। वे जनता के लिए सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और इस बात से उदासीन हैं कि यह जनता की सरकार है या जनता के द्वारा। यदि हम उस संविधान को संरक्षित करना चाहते हैं जिसमें हमने जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है, तो आइए हम संकल्प लें कि हमारे रास्ते में आने वाली बुराइयों को पहचानने में हम ढिलाई नहीं बरतेंगे। लोगों को लोगों के लिए सरकार की बजाय लोगों द्वारा सरकार को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करें, न ही उन्हें हटाने की हमारी पहल में कमजोर बने। देश की सेवा करने का यही एकमात्र तरीका है। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं जानता।